राधिका कमलनाथ जी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुकी थी। उधर लकी उनके ऑफिस में वो नोट रखने के लिए जाने वाला था और तीसरी तरफ श्याम बिहारी भी डिंपल के साथ पूरे मामले की पड़ताल के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए रवाना हो चुका था। राधिका की हालत खराब हुई जा रही थी। उनसे कमलनाथ जी का वो पीला पड़ चुका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंख से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर जब कमलनाथ जी ने राधिका की ऐसी हालत देखी तो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि हम एक ना एक दिन उस इंसान को जरूर पकड़ लेंगे जिसने हमारे साथ ऐसा किया है। इधर राधिका ने उनकी बात पर असमंजस में ही सही लेकिन हाँ में गर्दन हिला दी थी। कमलनाथ जी को लगा कि अब इस बारे में उन्हें आगे और ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो शांत हो गए। फिर उनकी नजर जैसे ही राधिका के कपड़ों पर पड़ी, उन्होंने उसे देखा और बोले, अरे बेटा, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी इतने अच्छे कपड़ों में नहीं देखा। फिर आज तुमने इतनी अच्छी ड्रेस कहां से पहन ली? सर, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट की है। राधिका ने शर्म से अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए कहा। किसने की है? किसी लड़के ने? कमलनाथ जी राधिका का मन हल्का करना चाहते थे। भले ही उनके साथ जो हुआ, लेकिन फिर भी वो उसकी सजा राधिका के मन को नहीं देना चाहते थे। जैसे ही राधिका ने कमलनाथ जी के मुंह से ये सुना तो अब की बार उसका चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। उसने अपनी गर्दन को और ज्यादा नीचे झुकाते हुए बोला, हाँ, लड़के ने दी है। क्या बात है, राधिका भी अब बड़ी हो गई है। जिस तरह से तुम्हारे चेहरे पर शर्म आई है ना, उसे देखकर यही लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कमलनाथ जी ने उसके साथ एक पिता की तरह बात करते हुए कहा। जब वो इस तरह से बात किया करते थे तो राधिका को भी काफी अच्छा लगता था। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कोई शिक्षक उससे बात कर रहा था, बल्कि उसे हमेशा यही लगता कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग उससे इस बारे में बात कर रहा हो। कमलनाथ जी ने उसके चेहरे पर आई मुस्कान को पढ़ते हुए आगे कहा, वैसे अगर उसने तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस दिलवाई है तो मुझे तो यही लगता है कि वो कोई अमीर घर का लड़का होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना, समझी? जी सर, समझ गई, थैंक यू सो मच। राधिका की आंखों में लकी के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया था। उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। ठीक इसी वक्त उनके कमरे का दरवाजा खुला और डिंपल और श्याम बिहारी उनके कमरे के अंदर आ गए। तुम यहां क्या कर रही हो? जब डिंपल ने राधिका को वहां बैठे देखा तो उसकी भौहें तन गई और एक सेकंड में ही वो उसके ऊपर चिढ़ उठी। ये कौन है? श्याम बिहारी जी ने राधिका को देखते हुए पूछा। राधिका दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ती थी। यही तो है लकी की नई गर्लफ्रेंड, डिंपल ने कहा और अपने दोनों हाथों को बांध लिया। फिर उसने राधिका की ओर देखकर एक कड़वी सी मुस्कान छोड़ दी। उसके बाद उसने आगे कहा, मैं जानती हूं सर कि यहां पर क्या करने के लिए आई है। मुझे तो लगता है कि ये कमलनाथ सर से उनके अकाउंट के बारे में और जानकारी निकलवाने के लिए आई है, ताकि बाद में जाकर ये सारी जानकारी लकी को दे दे। अच्छा, ये तो बहुत खराब बात है, श्याम बिहारी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। कौन सी जानकारी? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और आप लोग यहां क्यों आए हैं? कि आपको वो चोर मिला जिसने मेरे पैसे चुराए हैं? कमलनाथ जी ने पलंग पर से ही लेटे लेटे कहा। वो डिंपल और श्याम बिहारी की बातें सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। सर बिल्कुल, आपने सही पहचाना। हमें उस आदमी की जानकारी मिल गई है जिसने आपके 20 लाख रुपए चुराए हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आपका ही सबसे प्यारा स्टूडेंट लकी है, डिंपल ने कहा। उसे लकी का नाम इस तरह से बदनाम करने में बड़ा मजा आ रहा था। जहां जहां से हो सकता था वो वहां वहां से उसका पत्ता काट देना चाहती थी। जैसे ही कमलनाथ जी ने उसके मुंह से लकी का नाम सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने अपने पलंग में ही थोड़ा सा बैठते हुए कहा, लकी, क्या बात कर रहे हो? लकी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा आदमी है ही नहीं जो इस तरह की हरकत करे, कमलनाथ जी ने कहा और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगे। उन्हें यह तो मालूम था कि लकी गरीब था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अरे सर, आप उस चालबाज लकी की भोली शक्ल के जाल में मत उलझिए। आपको पता है आज लकी ने गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था को कितने रुपए का चंदा दिया है? पूरे 5 लाख रुपए। अब आपको क्या लगता है सर कि लकी इतना पैसा कहां से ला सकता है? उसकी जेब में चाय का 5 रुपए तक नहीं होता है और वो 5 लाख का चंदा दे देगा? श्याम बिहारी जी ने डिंपल की बात के समर्थन में कहा। और तो और सर, डिंपल ने भी अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ना चाहा,
लेकिन उससे पहले उसने राधिका को पैनी निगाहों से देखा और फिर बोली, ये जो लड़की आपके सामने आपका हाल जानने का बहाना कर रही है ना, ये लड़की की गर्लफ्रेंड है। एक बार इस लड़की की महंगी सी ड्रेस पर तो आप जरा नजर डालिए सर। और ये एक ऐसी नहीं है, 6-7 ड्रेस लाई है जिसकी टोटल प्राइस 30,000 रुपए के आसपास होगी। अब आपको क्या लगता है सर, ये लड़की या वो लकी इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? डिंपल ने अपनी भौं को और ज्यादा घना करते हुए पूछा। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ये लड़की तो लकी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता सर। राधिका ने उन दोनों की ओर देखा और फिर जोर से चिल्लाकर बोली, राधिका, क्या सच में लकी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ठीक इसी वक्त पर कमलनाथ जी ने राधिका की ओर जटिल भावों से देखते हुए पूछा, अगर लकी ही राधिका के लिए कपड़े खरीद कर लाया था तो फिर सच में वो दोनों ही शक के दायरे में आ रहे थे। बोलो ना, क्या तुम लकी से प्यार नहीं करती? बोलो, और अगर है हिम्मत तो मना करके दिखाओ कि तुम लकी से प्यार नहीं करती। डिंपल ने मुस्कुराते हुए राधिका की ओर देखते हुए कहा, हाँ सर, है। राधिका ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कमलनाथ जी से कहा। यह सुनते ही कमलनाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलंग के सहारे अपनी पीठ टिका ली। हाँ हाँ, देखा सर, अब आपको हमारी बात पर यकीन हुआ ना? डिंपल ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। उसने राधिका की ओर देखा और फिर अपना मोबाइल निकालते हुए बोली, मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूं और तुम दोनों बदमाशों को अंदर करेंगे और वही तुम्हारी ना सारी अकड़ निकालेंगे। राधिका के मन में डिंपल के लिए बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल लकी के पीछे इस तरह से हाथ ढोकर क्यों पड़ गई थी, जब वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि लकी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रुको, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही डिंपल ने अपने फोन पर 100 नंबर डायल किया, इतने में कमलनाथ जी ने उसे रोक दिया। लेकिन सर, डिंपल ने अपनी ओर से कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कमलनाथ जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे लकी और राधिका के ऊपर पूरा विश्वास है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि जो पैसे लकी ने इन दिनों खर्च किए हैं वो मेरे ही खाते से चोरी हो गए हैं। कमलनाथ जी की नजरों में लकी और राधिका दोनों ही बहुत सीधे सादे बच्चे थे, इसलिए उनके बारे में कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कमलनाथ जी उनकी बात को नहीं मान सकते थे। सर प्लीज इस मामले में इमोशनल मत होइए। मैं और डिंपल वैसे भी यहां पर यही जानकारी निकलवाने के लिए आए हैं कि आखिर आपका पैसा चोरी हुआ तो हुआ कैसे। श्याम बिहारी जी ने कमलनाथ जी को समझाते हुए कहा, मेरा बैंक का कार्ड मेरे फोन के पीछे कवर में रखा हुआ रहता है और मैं उसका पासवर्ड अपनी एक छोटी सी पर्सनल डायरी में लिख कर रखता हूं। कल जब मैंने देखा तो मेरा फोन मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो गायब हो गया। इसके बाद मैं सीधा अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए बैंक में भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक मेरे खाते से पैसे गायब हो चुके थे। कमलनाथ जी ने डिंपल और बाकी लोगों को बताया। जैसे ही राधिका ने कमलनाथ जी के फोन के खो जाने की खबर सुनी तो उसके बदन में मानो बिजली सी दौड़ गई। उसे लग रहा था कि आज घास में जो उसे फोन मिला था कहीं वो कमलनाथ जी का ही तो नहीं था। राधिका ने अपने बैग को हल्के हाथ से टटोलते हुए कहा, लेकिन डिंपल ने राधिका के हाथ की इस हरकत को तुरंत देख लिया। जैसे ही उसे लगा कि राधिका अपनी जेब के अंदर से कुछ टटोल रही थी, उसने कहा, क्या है तुम्हारे इस बैग में? क्या है, दिखाओ। डिंपल ने कहा, और इससे पहले कि राधिका कुछ कह पाती, डिंपल ने उसके हाथ से उसका बैग छीन लिया और राधिका के मना करने के बाद भी बैग में हाथ डालकर उसमें से वो फोन निकाल लिया। जैसे ही कमलनाथ जी ने डिंपल के हाथ में वो फोन देखा, उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये मेरा फोन है और ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? उनका सवाल सुनते ही राधिका थोड़ा सा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर भी उसने डरते डरते अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर मेरी बात सुनिए सर। सर आज तालाब के पास मैं गई थी तो मुझे ये फोन वहां पर गिरा हुआ मिला। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। अगर ये फोन तुम्हें घास पर गिरा हुआ मिला था तो फिर जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है और जब मैं इसे बाहर निकालने लगी तब तुम इतनी डरी हुई क्यों थी? डिंपल ने उसके ऊपर दबाव बनाते हुए कहा और आगे बोली, सर अब इसके पास ना आगे के लिए कुछ बोलने को बचा नहीं है। आपका फोन पहले ही चोरी हो चुका था और वो फोन इसके पास से बरामद हुआ है। अब इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? तुम और लकी तो बंटी और बबली निकले यार। डिंपल ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जबरदस्ती की बकवास मत करो, समझी ना? राधिका ने बेबसी के भाव से कहा। उसे सच में इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके आसपास क्या चल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं बकवास कर रही हूं? क्या बात है सर।
डिंपल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा और फिर बोली, तो फिर मुझे एक बात बताओ कि आखिर लकी जैसे आदमी के पास इतने पैसे आए कहां से? और तुम मुझे यह भी बताओ कि तुमने इस फोन के साथ क्या किया है? लकी के पास जो पैसा है वो उसके परिवार का पैसा है, वो उसका खानदानी पैसा है। राधिका ने लकी का पक्ष सबके सामने रखने में अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो डिंपल जितनी बड़ी ड्रामेबाज नहीं थी और ना ही वो उसका मुकाबला कर सकती थी। चलो ठीक है डिंपल, उससे ज्यादा परेशान मत करो। हालांकि सब कुछ सुनकर उन्हें भी काफी दुख हो रहा था। ठीक है सर, मैं इसे फोर्स नहीं करूंगी। वैसे भी अब जब अपराधी पकड़ा गया है तो दूसरा भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। डिंपल ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा और फिर श्याम बिहारी की ओर देखते हुए बोली, चलिए सर, कॉलेज चलते हैं, लकी भी तो वहीं पर होगा। ठीक है। श्याम बिहारी जी भी उसकी बातों से तुरंत सहमत हो गए। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, उससे पहले ही श्याम बिहारी जी ने अपने क्लास के मॉनिटर और कुछ लड़कों को वहां पर बुला लिया ताकि वो राधिका के ऊपर नजर रख सके। राधिका अगर वहां से भाग जाती तो डिंपल का सारा प्लान फेल हो जाता। राधिका के आ जाने के बाद से ही श्याम बिहारी जी और डिंपल हॉस्पिटल से निकल गए थे। इधर राधिका को लग रहा था कि वो ना जाने किस मुसीबत में फंस गई थी। भले ही उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी वो कमलनाथ जी से नजर नहीं मिला पा रही थी। अब लग रहा था कि अब लकी ही उससे इस मामले में कुछ मदद कर सकता था। काश लकी भी मेरे साथ यहां पर आ गया होता, राधिका ने कहा और ऊपर छत की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर जा गिर रहे थे। जिस गति से राधिका के गाल पर आंसू आ रहे थे, उससे भी दोगुनी गति से डिंपल और श्याम बिहारी उनकी गाड़ी में कॉलेज जा रहे थे। इधर वो कॉलेज पहुंचने ही वाले थे कि उधर लकी भी कमलनाथ जी के ऑफिस में घुस गया था। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो चुपचाप उनके ऑफिस में घुसा, उनकी टेबल पर वो नोट रख दिया। अब जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसने देखा सामने डिंपल और श्याम बिहारी खड़े थे। अच्छा हुआ सर जो हमने सीसीटीवी में देख लिया, वरना अब तक तो ये भी फरार हो जाता, डिंपल ने कहा। जरा देखूं तो ये अंदर क्या कर रहा था, श्याम बिहारी जी ने कहा और अंदर जाकर कमलनाथ जी के टेबल को देखने लगे। जैसे ही वो टेबल पर रखे सामान को उलट पलट रहे थे, तभी लकी के दिल की धड़कन तेज हो गई और इतने में डिंपल के हाथ में वो नोट लग गया जो लकी ने अपने हाथों से लिखकर वहां रखा था। ये क्या है? श्याम बिहारी जी ने उसके हाथ से वो नोट लिया और उसे जोर से पढ़ने लगे। कमलनाथ सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं ही वो बदमाश हूं जिसने आपके पैसे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी का ये माफीनामा उसी को जेल भिजवा देने वाला था? लकी कैसे खुद को और राधिका को इस मुसीबत से बाहर निकालता? आपको क्या लगता है? श्याम बिहारी जी और डिंपल लकी के सामने खड़े थे। उनके हाथ में वो नोट था जो लकी ने अभी कमलनाथ जी के लिए लिखा हुआ था। वो चाहता था इसे कमलनाथ जी खुद पढ़ें, लेकिन इस वक्त ये नोट श्याम बिहारी जी के हाथों में खुला पड़ा था और उन्होंने इसे पूरा पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद श्याम बिहारी जी ने लकी की ओर देखा और बोले, अब बताओ लकी, इस पूरे मामले में तुम कुछ सफाई देना चाहोगे? उनकी आंखें लकी को देखकर घूरे जा रही थी। लकी के लिए उनके मन में पहले से जो थोड़ी बहुत हिकारत थी, वो इस पर्चे को पढ़ने के बाद और भी बढ़ गई थी। लकी ने अपनी ओर से सफाई पेश करते हुए कहा, सर सच वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये नोट मैंने ही लिखा है, लेकिन मैंने ये नोट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने चोरी की है। मैंने ये नोट इसलिए लिखा है ताकि मैं कमलनाथ सर की मदद कर सकूं। समझे आप मेरी बात? लकी अपने आप को इस वक्त सिर्फ सच बोलकर ही बचा सकता था। अब भले ही वो लोग उसकी बात मानते या ना मानते, लेकिन उसके पास इस वक्त सच बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बेशर्म, साफ साफ तुमने इस पेपर पर लिखा है कि तुमने चोरी की है। तुमने खुद इसमें लिखा है कि तुम इसके लिए सर से माफी मांगते हो और तुम खड़े होकर कह रहे हो कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो। यह किस तरह की मदद हो गई? मेरी तो समझ से बाहर है, श्याम बिहारी जी ने कहा और डिंपल की ओर देखने लगे। लकी को लग रहा था कि वो लोग उसकी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। जिस तरह से डिंपल श्याम बिहारी जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे साफ समझ आ रहा था कि इन दोनों की पहले से ही सांठगांठ हो चुकी थी। वैसे सर, 20 लाख रुपए की चोरी का मतलब कम से कम 20 साल की जेल तो होगी ना? लकी, मुझे तो बड़ा मजा आएगा जब मैं तुम जैसे चोर को ना जेल में जाते हुए देखूंगी, डिंपल ने कहा और अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन करने लगी। 1 मिनट रुको, पहले हम इसे कमलनाथ सर के पास ले जाते हैं और वहां पर इन दोनों के मुंह से सर के सामने यह कबूल करवाते हैं कि इन दोनों ने ही उनके पैसे पर हाथ डाला है। देखते हैं ये सर को फेस कर पाता है या नहीं, श्याम बिहारी जी ने लकी को पकड़ते हुए कहा।
उन्हें डर था कि वो कहीं भाग न जाए। जैसे ही लकी ने यह सुना कि उन लोगों ने उसके साथ राधिका को भी इसमें फंसा लिया था तो उसे काफी गुस्सा आया। राधिका एक बहुत ही सीधी साधी और अपने काम से काम रखने वाली एक लड़की थी। उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया जाए ये सब लकी नहीं देख सकता था और ना ही राधिका इसे सह सकती थी। इधर श्याम बिहारी जी लकी को खींचते हुए कॉलेज के गेट के बाहर ले आए। फिर उन्होंने उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधा सरकारी अस्पताल ले गए। ठीक इसी वक्त कमलनाथ जी को भी बहुत सारे लड़कों ने घेर लिया था। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। उन सबको इस बात की खबर लग गई थी कि उनके चोरी हुए 20 लाख रुपए मिल गए थे और ये खबर देने के लिए बहुत सारे बच्चे खुद आगे आए थे। लाजमी है कि चारू भी इस मौके पर आक्रोश के साथ आने वाली थी। श्याम बिहारी जी के फोन कर देने की वजह से उन्हें इस बात का पता चल गया था कि लकी ने ही सारे पैसे चुराए थे। अब वो लकी का चेहरा देखने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। श्याम बिहारी जी की गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुक गई और वो लकी को अपनी गाड़ी से उतारकर खींचते हुए अपने साथ हॉस्पिटल के गलियारों में ले गए। अरे ये वही लड़का है ना जिसने आज दोपहर में बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए दिए थे? सर आप तो बहुत हैंडसम है सर, आप तो मेरे आइडल हैं। क्या मैं आपको अपने लाइफ पर जोड़ सकती हूँ सर? सर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज आप अपनी लाइफ में आने का मुझे एक चांस दीजिए ना। यकीन मानिए आपको मेरे साथ बहुत मजा आएगा। कुछ लड़कियां जो कि इस बड़े से तमाशे को देखने के लिए अस्पताल आई थीं, वो भाग भाग कर लकी के सामने आ रही थीं। वो सब उसके साथ रहने के लिए जैसे मरी ही जा रही थी। अरे तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इसे सर कह रही हो? तुम इस जैसे आदमी की तारीफ कर रही हो? क्या तुमने देखा नहीं कि श्याम बिहारी सर कैसे उसे तुम्हारे सामने ही घसीटते हुए ले जा रहे थे? इसी आदमी ने कमलनाथ सर के 20 लाख रुपए चुराए हैं। किसी लड़की ने उन सब लड़कियों की आंखों से पर्दा हटाते हुए कहा। हाँ, इसी आदमी ने सर के 20 लाख रुपए चुराए हैं और आज ये सबके सामने रॉबिन हुड बनने का नाटक कर रहा था। ये आदमी एक पागल है, पागल। एक दूसरे लड़के ने पहले लड़के की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। इधर तब तक चारू और आकाश भी अस्पताल के गलियारों में आ गए थे और वो लोग उन लड़कों की बात में सहमति देते हुए वहीं खड़ी लड़कियों को सारी बात समझा रहे थे। क्या तुमने कमलनाथ सर के पैसे चुराए हैं? तुम तो एक नंबर के फ्रॉड निकले। ये सारा पैसा कॉलेज के काम में लगने वाला था और तुमने उसे चुरा लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों के नाम पर पैसा देकर कॉलेज के बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा मजाक कर सकते हो? तुम्हारी इस हरकत से पता चलता है कि तुम कितने बड़े बदमाश हो। अगर तुम्हें पकड़ा नहीं जाता तो आज सर के ऊपर उन 20 लाख रुपए की जिम्मेदारी आ जाती। सर बहुत अच्छे इंसान है और साथ ही तुम्हें इतना पसंद करते थे वो, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया। जो लड़कियां अभी तक लकी की गुणगान गा रही थी वो अचानक ही उसके खिलाफ बोलने लगी। सब के सब एक झटके में ही लकी से नाराज हो गईं और उनमें से कुछ ने तो लकी के ऊपर अपना हाथ भी उठा दिया। भले ही इन सब चीजों से लकी को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो उसे अपने दिमाग पर नहीं चढ़ने देना चाहता था और ना ही उनकी बातों के बदले वो कोई सफाई देना चाहता था। उसके पास इतना वक्त ही नहीं था। वो तो बस जल्द से जल्द कमलनाथ सर के पास जाना चाहता था। इस वक्त उसे सिर्फ राधिका की चिंता खाए जा रही थी। उसे उसके लिए काफी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि जिस तरह का बर्ताव उसके साथ किया जा रहा था उसी तरह का बर्ताव शायद राधिका के साथ भी किया जा रहा होगा। उसने अपनी साथियों की तरफ से आने वाली हर गाली, हर मुक्के और हर लात को इग्नोर किया और वो सीधा श्याम बिहारी जी के साथ कमलनाथ जी के वार्ड की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही लकी अंदर घुसा तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। राधिका को ढेर सारे लोगों ने घेर रखा था और वो फर्श पर नीचे गिरी हुई थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसकी नीली ड्रेस के ऊपर कुछ लोगों के चप्पल और जूते के निशान भी थे। राधिका! लकी जोर से चिल्लाया। वो मन ही मन इस हालत के लिए खुद को दोष दे रहा था। वो उसके साथ यहां पर नहीं आया और इसलिए वो राधिका को बचा नहीं पाया। इस बात का लकी को काफी गुस्सा आ रहा था। हटो यहां से, सब दूर हटो! लकी जोर से चिल्लाया और उसने उन लोगों को डराने के लिए अपने हाथ में कुर्सी उठा ली। वो पागल हो गया था और एक हाथ के ऊपर तो वो कुर्सी फेंकने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। नहीं लकी, रुक जाओ! लकी ने उस आवाज को सुनते ही अपने हाथों को रोक लिया। यह किसी और की नहीं बल्कि राधिका की ही आवाज थी। लकी रुका, उसने कुर्सी नीचे रखी और राधिका की ओर देखने लगा। उसकी आंखें मारे गुस्से के लाल हो गई थी।
और उसके होंठ गुस्से की वजह से कांप रहे थे। जैसे ही उसने राधिका की आवाज सुनी और उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी छा गई। राधिका ने अपने फीके से चेहरे से लकी की ओर देखा और बोली, नहीं लकी, इन लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बस तुम लोगों को इतना बता दो कि तुमने सर के पैसे नहीं चुराए। तुम इन्हें इतना बताओ और फिर हम यहां से निकल जाएंगे। ठीक है राधिका, लकी ने उसके पास आते हुए कहा और नीचे बैठकर उसे गले लगा लिया। फिर उसने उसके बालों को आहिस्ते से ठीक कर दिया। लकी उसके साथ ऐसे बैठा था जैसे कोई उन दोनों की ओर देख ही नहीं रहा था। बाकी सब लोग भी लकी को इतने गुस्से में देखकर डर गए और वो भी उन दोनों को देखकर उनके मजे लेते हुए हंसने लगे। अरे वाह, क्या बात है। तो अब ये दोनों चोर आप सबके सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। डिंपल राधिका और लकी के सामने आकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और फिर घमंड के साथ मुस्कुराते हुए बोली, लकी, चुपचाप बताओ कि सारा पैसा तुमने कौन से बैंक में जमा करवा रखा है। जल्दी से वो सारा पैसा हमें दे दो। तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। मैंने कहा ना, मैंने कमलनाथ सर के पैसे को हाथ भी नहीं लगाया है। लकी ने बिना डिंपल की ओर देखते हुए गुस्से में कहा। वो अभी भी राधिका के बालों को ही ठीक करने में लगा हुआ था। क्या लकी, अब भी इतनी जिद कर रहे हो? जब सच सामने आ ही गया है तो चुपचाप अपनी गलती मान लो ना। जिद करने से तुम थोड़ी ना बच जाओगे, डिंपल ने कहा और वो पर्चा निकाल लिया जो लकी ने अपने हाथों से लिखा था। फिर डिंपल ने उसे खोला और सबका ध्यान उसकी ओर दिलाते हुए कहा, कमलनाथ सर और बाकी सभी लोग जरा एक बार ध्यान से इस पर्चे को देखिए। जब हमने लकी को कमलनाथ सर के ऑफिस के बाहर से पकड़ा तो हमने देखा कि उनकी टेबल पर यह नोट छोड़ गया था वो। अब आप खुद इसे अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। इसमें जो लिखा है क्या वो सब कुछ समझने के लिए काफी नहीं है? लकी, यही तो। जब सभी स्टूडेंट्स ने उस नोट को पढ़ा तो उन्होंने उसे कमलनाथ सर के हवाले कर दिया। कमलनाथ सर खुद इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस नोट की लिखाई और उसके ऊपर जो लिखा था वो पढ़कर वो भी इस बात को मानने से मना नहीं कर सकते थे। इस वक्त उनके दिल का क्या हाल हुआ था ये सिर्फ वही जानते थे। सर, मैंने ये नोट इसलिए लिखा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सच मानिए, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। लकी ने फिर से अपनी ओर से सफाई पेश करते हुए कहा। यार लकी, बस करो, और कितना मजाक करोगे? मुझे बहुत हंसी आ रही है अभी, सही बता रही हूं मैं, डिंपल ने जोर से हंसते हुए कहा। फिर उसने तीखी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, चलो मैं तुमसे एक सवाल करती हूं। जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुमने पैसे नहीं चुराए, तो फिर तुम्हारे पास वो 5 लाख रुपए आए कहां से? और साथ ही तुम्हारे पास वो पैसा कहां से आया जिसकी वजह से तुम साक्षी के साथ जाकर सन एंड मून में खाना खाकर आए और इस चोर के लिए तुमने इतने महंगे कपड़े खरीदे? बताओ, है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब? अब प्लीज तुम ये मत कहना कि तुमने इतना सारा पैसा लॉटरी की वजह से जीता है, प्लीज, क्योंकि तुम्हारी इस बकवास को सुनने के लिए ना मेरे पास इतना वक्त नहीं है और ना ही उस पर कोई विश्वास करने वाला है। मुझे भी मालूम है कि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और मैं खुद ये बात कहता हूं कि मेरे पास जो पैसा है वो लॉटरी का पैसा नहीं है। लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर राधिका को सहारा देते हुए उसे भी अपने साथ खड़ा किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए डिंपल की घमंडी सी आंखों में देखा और बोला, यह सारा पैसा मेरा अपना पैसा है। मैं एक अमीर घर परिवार से आने वाला लड़का हूं। इससे पहले लकी अपनी पहचान सब लोगों से छुपा कर रखना चाहता था ताकि उसे या उसके दोस्तों को किसी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो जितना अपनी पहचान को छुपाता उतनी उसकी और उसके साथ वालों की मुश्किलें बढ़ती चली जाती। और उसके बाद भी उसके अपनी पहचान छुपाने की वजह से राधिका को जब इतनी चोट आ ही गई थी तो फिर उस पहचान को छुपाने का कोई फायदा नहीं था। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की, वहां खड़ा हर एक आदमी चौंकते हुए उसकी ओर देखने लगा। एक पल के लिए तो उनके मुंह खुले के खुले थे, लेकिन अगले ही पल वो सब जोर से हंसने लगे। लकी, तुम्हें बहाना देने के लिए और कोई बहाना नहीं मिला। तुम ये भी कह सकते थे ना कि तुमने ये सारा पैसा स्मगलिंग में कमाया था। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें कहानीकार होना चाहिए सच में, डिंपल ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे अभी भी लकी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर तुम अमीर हो तो मैं भी अमीर हूं और मैं तुमसे सीनियर भी हूं, इसलिए तुम्हें ना मुझे पापा कहकर बुलाना चाहिए। हाँ हाँ, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हूं और तुम तो अमीर आदमी के बेटे हो, फिर भी तुम मेरे सामने होशियार बनने का नाटक कर रहे हो। अपने बाप से मस्ती मत कर लगी।
जैसा हाल डिम्पल का था वैसा ही हाल लकी का भी था। जिस तरह से वो लकी पर विश्वास करने को राजी नहीं थी, उसी तरह बाकी के लोगों को भी उसकी बातों में कोई वजन नजर नहीं आ रहा था। लकी को यह सब बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लग रहा था कि इन सब घमंड के पुलिंदों को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो किस आदमी के सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे थे। अगर लकी अपने मुंह से सिर्फ एक शब्द निकालता तो इन लोगों के पूरे परिवार खत्म हो जाते। अब लकी आगे क्या करने वाला था? क्या वो इन लोगों को अपनी पहचान के बारे में यकीन करवा पाता, या फिर कमलनाथ जी उसे पुलिस के हवाले कर देते? लकी ने जब वहां खड़े लोगों को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की तो कोई भी उसकी बातों को सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा झूठ बोला हो। उसमें से तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसकी इस बात को पकड़कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे में लकी को गुस्सा आ गया। जब तक लोग उसके बारे में बोला करते थे तब तक बात ठीक थी, लेकिन अब जब लोग उसके परिवार के खिलाफ मुंह खोलने लगे थे तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि मेरे परिवार के ऊपर जाने की ना कोई जरूरत नहीं है। मेरे परिवार के बारे में ना तुम जानते नहीं हो। मैं जिस परिवार से आता हूं ना उसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम जो पहनते हो, तुम जो खाते हो या फिर देखते हो, तुम्हें जैसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, जहां से तुम्हारी पढ़ाई होती है, चाहे तुम घर खरीदो या फिर गाड़ी खरीदो, या तुम जिस सुई को भी अपने कपड़े सिलवाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, उसे मेरा परिवार बनाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आगे से तुम मेरे परिवार के बारे में एक शब्द ना बोलो, लकी ने कहा और अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखने लगा। बाकी लोग जो अभी तक हंस नहीं रहे थे वो भी लकी की इस बात को सुनकर हंसने लगे। उनकी नजर में पागल और लकी दोनों एक बराबर थे, उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया था। अरे ये पागल हो गया क्या? कहीं ये मुझे हंसा हंसा कर मार ना दे यार। बाप रे, क्या बोल रहा है? अरे भाई जल्दी से अपना फोन निकालो और इसकी बात को रिकॉर्ड करो। मुझे तो लगता है कि लकी की रील ना तुरंत सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाएगी। हाँ यार, ये जिस हिसाब से बत्ती दे रहा है ना, उतनी तो आज तक किसी ने नहीं दी। इसकी बात सुनकर तो लाइन ग्रुप वाले खुद इसके पैरों में गिर जाएंगे। किसी को भी लकी की कही बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन राधिका को उसके कहे के ऊपर कोई शक नहीं था। देखो लकी, तुमने जो डोनेशन के नाम पे 6,30,000 रुपए दान किए थे, कॉलेज ने उस पैसे को संस्था से पहले ही वसूल लिया है। अब जब तक तुम बाकी का पैसा भी वापस नहीं कर देते, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कॉलेज तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लकी के ही कॉलेज के एक टीचर ने उसे कड़े शब्दों में समझाते हुए कहा। अरे मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि वो पैसा मेरा अपना पैसा है। मैंने कमलनाथ सर के पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, लकी ने कहा और सबकी ओर देखने लगा। उसने अपने मन ही मन में सोच लिया था कि अगर ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले थे तो लकी उन्हें एक बार में यह दिखा देना चाहता था कि उसके परिवार के पास कितनी ताकत थी और उसका परिवार लकी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते थे, उसके परिवार की पहुंच वहां तक थी। लकी ने यही सब सोचा और फिर अपनी जेब से न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड निकाला और उसे अपनी दोनों उंगलियों के बीच में सबको दिखाते हुए बोला, ये न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड है। तुम इसे किसी भी मशीन में डालकर देख लो। इसमें जितना पैसा रखा हुआ है ना, उसमें तुम इस कॉलेज की कम से कम 100 बिल्डिंग बनवा सकते हो। इसके मशीन में लगाओ और मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। अगर इसके बाद भी किसी ने मेरे बारे में या फिर राधिका या फिर मेरे परिवार के बारे में कुछ कहने की सोची ना, तो मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा, लकी ने कहा और सबको उसका कार्ड दिखाने लगा। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी आगे आ गए। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड नहीं देखा था। उन लोगों ने उसके बारे में सिर्फ सुन रखा था, लेकिन आज वो लोग पहली बार अपनी आंखों से सुप्रीम कार्ड को देख रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का पागल हो गया है? भाई न्यू सिटी बैंक में खाता खुलवाने के लिए इतना पैसा लगता है कि जितने में तू बिक जाएगा। मैं तो वहां पर पैर रखने की भी ना सोचूं। अरे नहीं यार, चलो ठीक है, अगर ये हमारे साथ ऐसे खेलना चाहता है ना तो चलो हम भी इसके साथ खेलते हैं ना। हम देखते हैं कि इस बंदर का खेल कहां तक चलता है। वैसे भी इस हॉस्पिटल में कार्ड स्वाइप करने की मशीन तो होगी, मैं अभी लेकर आता हूं। थोड़ी ही देर बाद वो लड़का कार्ड स्वाइप करने की मशीन लेकर वहां पहुंच गया। डिंपल ने खुद उस कार्ड को लकी के हाथों से लिया और उसे मशीन में लगाने की कोशिश करने लगी। लकी चुपचाप खड़ा होकर उन्हें आराम से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और चमक आ गई। वो बाकी लोगों के मुंह उतर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
जब वो लोग कार्ड लगाते और लकी उन्हें पिन डालकर अपने खाते का नंबर बताता तो सबके एक साथ होश उड़ जाते और वो सभी नीचे गिरकर लकी के तलवे चाटने लगते। जल्द ही लकी का वक्त आने वाला था और बहुत ही जल्द उसे ये सब पता लग जाने वाला था कि वो सब कितने बेवकूफ थे और उन्होंने लकी से उलझकर कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी थी। जैसे ही डिंपल ने उस कार्ड को मशीन में लगाया, वो तुरंत लकी की ओर देखने लगी। उसने देखा मशीन की स्क्रीन पर लिखा हुआ था, दिस कार्ड इज टेम्पररी अनअवेलेबल। अरे ये क्या सच में सुप्रीम कार्ड है लकी? ये इतना एडवांस कब से होने लगा भाई कि इस मशीन में ही अनअवेलेबल दिखा रहा है? क्या सच में इतना बड़ा बैंक है क्या? डिंपल ने लकी की टांग खिंचाई करते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी जैसे ही डिंपल की बात को सुना, वो खुद भी उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा हो कैसे सकता था? लकी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति आखिर बन कैसे गई। अब इन दिनों तो उसने इस कार्ड को ना जाने कितनी बार इस्तेमाल किया था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने इस कार्ड से वो वेला खरीदा था। लकी को डिंपल की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और इसलिए उसने तुरंत अपना फोन निकालकर मैनेजर को फोन लगाया। जैसे ही उसने फोन उठाया, लकी ने उससे उसके खाते और कार्ड के बारे में पूछा। उधर से मैनेजर ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मण सर, लेकिन आपका जो खाता है वो पारिवारिक खाता है और अभी आधे घंटे पहले ही आपके खाते को आपके ही परिवार ने ब्लॉक करवा दिया है। अब आप इस खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शशिकांत ने लकी के खाते की जानकारी उसके साथ साझा करते हुए कहा, क्या मेरे परिवार ने मेरे अपने परिवार ने मेरे ही खाते को ब्लॉक कर दिया? मेरा अपना परिवार इतनी जल्दी मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है? लकी ने अपना सिर असमंजस में हिलाते हुए कहा। उसे कुछ देर तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। फिर उसने अपने आप को शांत किया और सीधा काशीनाथ जी को फोन मिलाया। काशीनाथ जी, मेरे खाते के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है? लकी ने घबराते हुए पूछा। क्या कहा आपने? खाते के साथ प्रॉब्लम? काशीनाथ जी खुद भी ये बात सुनकर परेशान हो गए थे। उन्होंने लकी से आगे कहा, इसमें ऐसा ही होता है लकी बाबा। जब से आपने परीक्षा पास की है उसके थोड़े ही दिन में आपने लगभग 20 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए हैं। अब भले ही कहने को ये पैसा कोई बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार वालों में से कुछ लोगों की आपके बारे में ये राय है कि आप अभी इस काबिल नहीं हुए हैं कि आपको ये सब इतनी जल्दी सौंप दिया जाए। इसलिए आपके खाते को अभी कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से आपका फ्रीज जल्द ही फिर से खुल जाएगा लकी बाबा। काशीनाथ जी ने लकी को समझाते हुए कहा। इसके बाद काशीनाथ जी उसके साथ क्या कह रहे थे इस बारे में लकी को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां खड़ा खड़ा बस अपनी ही किस्मत को कोसे जा रहा था। जब उसे अपने ही परिवार की पहचान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी किस्मत ने उसके साथ ऐसा मजाक किया था। लकी, क्या तुम्हारी फोन पर बात खत्म हो गई? क्या अब तुम हमें यह साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम कितने बड़े अमीर घर से आते हो? कहां सबूत है लकी? क्या कोई सबूत भी है या नहीं जो तुम्हारी इस बात में हाँ मिला सके कि तुम बहुत बड़े परिवार से आते हो? जब डिंपल ने लकी के लगभग मर चुके चेहरे की ओर देखा तो उसे मन ही मन खुशी होने लगी। बाकी लोगों ने भी लकी के बारे में फिर से बातें करना शुरू कर दिया था और एक के बाद एक आदमी लकी के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे थे। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर लोगों की जुबान से गोलियां बरस रही थी। अब इस वक्त लकी के पास उन लोगों की शक्ल देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लकी, क्या हुआ? राधिका ने धीरे से लकी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में लकी के लिए प्यार और चिंता साफ नजर आ रही थी। राधिका की बात सुनने के बाद भी लकी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस काफी सीरियस हो गए थे और वो भी यहां से निकलने के बारे में ही सोच रहा था। देखो लकी, अब चुपचाप तुम हमारा पैसा वापस कर दो, वरना हमें मजबूरन पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को उनके हवाले करना पड़ेगा। उसी टीचर ने फिर से लकी के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा। हाँ, जेल में डालो इसे, यहां रहने के ये लायक नहीं है। मुझे तो लगता है कि जब तक इसको पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। हाँ, इसलिए अच्छा यही है कि इसे पुलिस के हवाले करो और एक बार में ही फसाद की जड़ को खत्म करो। लकी उन सब की बातों का विरोध करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता था। उसका खाता बंद हो चुका था। उसने राधिका के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वो बाकी लोगों की ओर देखे जा रहा था। ये ऐसे नहीं मानेगा, बुलाओ पुलिस को। श्याम बिहारी जी ने देखा कि जब लकी जरूरत से ज्यादा ढीठ हो गया था,
तो उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उन्हें लग रहा था कि लकी की अक्ल ऐसे ठिकाने आने वाली नहीं थी। जैसे ही श्याम बिहारी जी की ओर से छूट मिली तो कुछ छात्र भी लकी की ओर जोर से भागे। नहीं, उसे मत पकड़ो, उससे पैसे मैंने ले लिए थे, राधिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो हर हाल में लकी को बचाना चाहती थी और इस चीज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके चिल्लाने के बाद ही उस वार्ड में फिर से शांति छा गई। हर कोई चुप हो गया था और वो सिर्फ राधिका की ओर ही देखे जा रहे थे। अरे बेटा, तुम इन सब में मत पड़ो, इस लड़के के चक्कर में तुम पागल मत बनो, कमलनाथ जी ने राधिका को समझाते हुए कहा। इस वक्त राधिका भी काफी शांत नजर आ रही थी। उसने कमलनाथ जी की ओर देखा और झुककर उनसे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। मैंने ही आपका फोन चुराया था और मैंने ही आपके कार्ड में से पैसे भी चुराए थे सर। ये सब मैंने खुद किया था और अकेले किया था। मेरा परिवार बहुत गरीब है सर, और इसलिए राधिका ने कमलनाथ जी के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। क्या सच में तुमने ये सब खुद किया राधिका? देखो, तुम्हें जबरदस्ती लकी को बचाने के लिए ना कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे शिक्षक ने राधिका को समझाते हुए कहा। उधर राधिका ने सबूत दिखाने के लिए उस टीचर के सामने कमलनाथ जी का फोन ऊंचा कर दिया जो अभी भी उसके हाथ में था और बोली, हाँ सर, ये सब मैंने किया है। देखिए ना सर, इनका फोन भी मेरे हाथ ही में है। अगर आज डिंपल ने मुझे रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो शायद मैं इसे कभी नहीं मानती। वैसे भी 20 लाख रुपए चुराना सर कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही थोड़े किसी का इल्जाम अपने सिर पर ले लूंगी, राधिका ने अपने आप को शांत करते हुए कहा। राधिका की बात सबको सही लग रही थी। लोग उसकी बातों को सुनकर सच में बेवकूफ भी बन गए थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, तुम चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन, उस टीचर ने कहा और फिर राधिका का हाथ पकड़ने के लिए कुछ एक लड़कियों को इशारा किया। उन लड़कियों ने राधिका को उसके कपड़ों से पकड़ा और वो उसे ले जाने वाली थी। जैसे ही राधिका वहां से निकलने को थी तभी उसने लकी की ओर देखा। उसकी आंखों में लकी को एक अलग तरह की हिम्मत नजर आ रही थी। लकी ने जो कुछ नहीं किया था उसके बाद भी लकी को ही नुकसान झेलना पड़े, ये राधिका किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सारा इल्जाम अपने ही सिर के ऊपर ले लिया था। अब भले ही उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि वो 20 लाख रुपए को कैसे चुकाने वाली थी, और ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि उसे इस चीज की क्या सजा मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी राधिका की आंखों में इस बात का रत्ती भर भी डर या मलाल नहीं था। उसके दिल में तो उल्टा इस बात की शांति थी कि उसकी वजह से लकी बचने वाला था, लेकिन लकी के दिल में जरा सी भी शांति नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कमजोर से दिखने वाली राधिका आज उसे बचाने के लिए इतना मजबूत कदम उठा लेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राधिका को कैसे सिचुएशन से बाहर निकाले। भले ही गलती उन दोनों की ही नहीं थी, लेकिन फिर भी लकी किसी भी हाल में राधिका को उसके सिर पर यह इल्जाम नहीं लेने दे सकता था। भले ही इस परिस्थिति में उसे राधिका से और ज्यादा प्यार हो गया था, फिर भी वो उसे ऐसे फंसते हुए नहीं देख सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राधिका को इस परिस्थिति में फंसने से पहले निकाल लेता, या फिर राधिका को पुलिस के हवाले कर दिया जाता? जब लकी के टीचर और वहां खड़े स्टूडेंट्स भी पुलिस को बुलाने के लिए आमदा हो रहे थे तो राधिका लकी के बचाव के लिए बीच में ही कूद पड़ी। वो किसी भी हाल में लकी को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती थी और इसलिए उसने इस पूरे चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। उसने लोगों को इस सफाई के साथ पूरी कहानी सुनाई थी कि हर कोई उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। एक टीचर का इशारा पाते ही कुछ लड़कियों ने राधिका को उसके कपड़ों के साथ पकड़ लिया था और उसे वो बाहर ले जाने लगे थे, लेकिन लकी भी इतनी आसानी से राधिका को उसके सामने से जाते हुए कैसे देख सकता था? अगर वो लकी को जेल जाते हुए नहीं देख सकती थी तो यही दृश्य लकी भी उसके साथ होता कैसे देख सकता था? इसलिए जैसे ही राधिका आगे बढ़ने को हुई कि इतने में लकी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, राधिका, तुम्हें और मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है राधिका। सबकी आंखें ये सुनते ही लकी की ओर मुड़ गई थीं। राधिका, जो कि थोड़ा सा आगे निकल गई थी, वो फिर से पलटकर लकी की ओर देखने लगी थी। लकी उसकी ओर एक फीकी सी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी जिंदगी में उसके साथ एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार थी। लकी को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। तुम कहना क्या चाहते हो लकी? उस टीचर ने लकी से पूछा जिसने राधिका को पकड़वाने के आदेश दिए थे। उसने लकी के ही कहे शब्द को पकड़ा और फिर बोला, तुम्हारे हिसाब से राधिका क्या झूठ बोल रही है? तो इसका मतलब
तुम ये कहना चाहते हो कि वो 20 लाख रुपए और किसी ने नहीं बल्कि तुमने चुराए, सही बात है, बराबर? अरे सर, अगर मैं कहूंगा कि आपका पैसा मैंने नहीं चुराया तो आप मेरी बात को तो मानेंगे नहीं, लेकिन आप जब कॉलेज से निकले थे तो मुझे ही तो पकड़ने निकले थे ना, तो इसका यही मतलब हुआ ना सर कि राधिका ने पैसे नहीं बल्कि मैंने चुराए हैं। लकी ने उसके टीचर को समझाते हुए कहा। सीधी बात उन लोगों को वैसे भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए लकी ने भी अपने समझाने के तरीके को उल्टा कर लिया था। हाँ हाँ, आखिर तुमने मान ही तो लिया ना कि ये सब तुमने ही किया है। भले ही मैं खुद ये कहूं या इसे करने की सोचूं भी, तो मैं जानती हूं कि एक लड़की के लिए ये सब करना कितना मुश्किल है। डिंपल ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लकी ने जैसे ही अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को स्वीकार लिया था, तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी डिंपल को ही हुई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो लकी को पुलिस के हवाले करके आ जाए, लेकिन बात इतनी जल्दी खत्म कहां होने वाली थी। लकी की बात का जवाब राधिका ना दे, ऐसा कैसे हो सकता था। इसलिए फिर उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, सारी गलती मेरी है, लकी की नहीं। राधिका समझ गई थी कि लकी सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। देखो राधिका, पागलपन करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में सबके सामने झूठ मत बोलो। जब मैंने इन सब चीजों का प्लान किया था तो तय भी मैंने किया होगा ना। मैंने ही सर के 20 लाख रुपए चुराए थे, और इस चोरी को छुपाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना था ना, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया। मेरा टारगेट यही था कि मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करूं। फिर मैंने देखा कि इतने सारे पैसे को इतनी जल्दी खर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने 5 लाख रुपए उस दिन डोनेट कर दिए। लकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। वो जिस तरह से आगे आकर खड़ा हो गया था और जो कहानी सबके सामने रख रहा था, उसे सुनकर वहां खड़े लोगों को तो यही लग रहा था कि लकी सच बोल रहा था, लेकिन सिर्फ राधिका का दिल जानता था कि वो झूठा था। खैर, झूठ तो वो दोनों ही बोल रहे थे, लेकिन दोनों में सिर्फ इस बात का कंपटीशन चल रहा था कि दोनों में से ज्यादा अच्छा झूठ कौन बोलकर किसकी जान बचा सकता था। इसी खेल को आगे बढ़ाते हुए राधिका ने भी कहा, नहीं लकी, तुम क्यों इन सब लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा होता तो फिर मैं अपने मुंह से इस बात को एडमिट क्यों करती, और मैं क्यों कहती कि ये जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। राधिका ने लकी की मंशाओं से अनजान बन जाने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुन लेने के बाद वहां खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था कि राधिका ने पैसे नहीं चुराए थे। अरे यार राधिका, तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां झूठ बोलकर निकल जाओगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम पुलिस के सामने भी ऐसे झूठ बोल पाओगी? जिस तरह से तुम्हारा ये झूठ यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में टिका हुआ है, मैं बता रहा हूं वैसा झूठ वहां पुलिस के सामने नहीं टिकने वाला। वो लोग झट से तुम्हारे झूठ को पकड़ लेंगे और तब तुम्हारे लिए और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी अब सबके सामने सब कुछ आ ही गया है और मैं इन लोगों से और कुछ नहीं छिपाना चाहता, सो प्लीज बात मानो मेरी, लकी ने कहा। राधिका इस बार तो लकी की बात सुन लेने के बाद हक्की बक्की रह गई थी। उसे अभी थोड़ी देर पहले तो यही लग रहा था कि खेल उसके हाथ में था, लेकिन अब उसे समझ आया कि लकी उससे भी बड़ा खिलाड़ी था। उसकी बातें सुनकर राधिका को अचानक ही ये महसूस होने लगा कि क्या सच में लकी उससे प्यार करता था या फिर उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था। जिस तरह से लकी ने उन सब लोगों के सामने अपनी कहानी बनाई थी, वो अब राधिका को भी थोड़ी थोड़ी सच लगने लगी थी। राधिका के पास सच में उसकी बात के जवाब में चुप्पी बची थी। लकी, क्या सच में ऐसा किया था तुमने? क्या सच में तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे लकी? राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। उसके लिए जेल जाने से बड़ा दर्द इस बात का था कि लकी ने उसका इस्तेमाल किया था। उसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि लकी ने सच में उसकी भावनाओं के साथ खेला था। वो शक की नजरों से लकी की ओर देखे जा रही थी। वो इस बात के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके विश्वास करने या ना करने से सच तो बदलने वाला नहीं था। लकी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो राधिका। लकी ने अपने पलकों को थोड़ा सा झपकाते हुए कहा। जैसे ही राधिका ने मुंह से उसके सॉरी सुना, उसकी आंखों में से 2 मोटे मोटे आंसू ढुलक कर नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो अपनी भरी हुई आंखों से लकी को देखे जा रही थी और लकी के चेहरे को ठीक से देख पाने से पहले ही उसकी आंखों के बीच में से उसके आंसू आ जाते थे। उसके होंठ आरे दर्द से फड़फड़ाने लगे थे और उसने उन्हीं फड़फड़ाते हुए होठों से लकी की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला लकी? राधिका की इस बात का लकी के पास कोई जवाब नहीं था
और इससे पहले कि वो उसी से कुछ पूछ पाता कि उसने क्या कहा था, राधिका भागते हुए उस कमरे से बाहर चली गई। वो जहां से गुजर रही थी उसके आंसू फर्श को भिगोते हुए चले जा रहे थे। इधर लकी भी राधिका की आखिरी झलक को ही अपनी आंखों के सामने अभी तक हटा नहीं पाया था। वो भी उसके लिए इसी तरह से रोना चाहता था, लेकिन वो बस रो नहीं सकता था। राधिका ने लकी के जज्बात को शायद गलत समझ लिया था। वो शायद ये नहीं देख पा रही थी कि अगर वो खुद लकी के बचाव के लिए आगे आ सकती थी तो क्या लकी भी उसके बचाव के लिए आगे नहीं आ सकता था। लेकिन उसने तो उसके कहानी के हर एक शब्द को जैसे सच मान लिया था। अब इससे पहले कि लकी राधिका को मनाने के बारे में कुछ सोच पाता, उसे पीछे से आवाज आई, लकी, ओ लकी, तुम कैसे आदमी हो यार? कैसे आदमी हो तुम? मुझे तो लगा था कि तुम राधिका के साथ सीरियस रहोगे। मैं तो समझ रही थी कि तुमने सच में सच्चा प्यार किया था। मुझे तो इस बात की तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम उस बेचारी का यूज कर रहे थे। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल गई यार, वरना तुम भी मुझे इसी तरह बेवकूफ बनाते जिस तरह तुमने राधिका को बेवकूफ बनाया है। डिंपल ने लकी के ऊपर तंज कसते हुए कहा, और उसे देख देख कर बाकी के लोग भी अपनी समझ, जुबान और भाषा के हिसाब से लकी के ऊपर तंज कसे जा रहे थे। लेकिन लकी के कानों में उनमें से कोई भी बात जा नहीं रही थी। वो उन लोगों के कहे के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके अपने ख्याल तो राधिका के साथ पहले ही निकल गए थे और उसका दिमाग भी अब सच में काम करना बंद कर दिया था। उसे बस अब इस चीज की उम्मीद थी कि कहीं वो लड़की किसी तरह की बेवकूफी भरी हरकत ना कर दे। राधिका के जाने के बाद और लकी की इतनी जग हंसाई के बाद कॉलेज के बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स विंग के प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। कुछ एक लोगों से बात करने के बाद और कमलनाथ जी की राय जान लेने के बाद वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने पहले ही 6,30,000 रुपए तो वसूल ही लिए थे, और अब अगर इस बारे में कोई और बात बाहर जाती तो इसका असर ना सिर्फ कॉलेज पर पड़ता बल्कि इस चीज की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाती। इसलिए उन लोगों ने मिलकर यही सोचा कि उन्हें पुलिस को इस बारे में कोई खबर नहीं देनी चाहिए, और उन्होंने लकी के सामने ये शर्त रखी कि उसे आने वाले 5 सालों के अंदर ये पैसे चुकाने होंगे। जब ये सब राजीनामा हो गया तो सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। इधर लकी भी अकेला कॉलेज पहुंच चुका था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज चुके थे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो राधिका को फोन लगाए तुरंत और उससे उसका हाल जान ले, लेकिन उसने काफी सोच विचार करने के बाद उसे फोन ना लगाने का फैसला किया। अभी लकी के पास इस मामले को हल करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए अगर वो राधिका को अभी फोन लगा भी लेता तो भी वो राधिका को कुछ समझा नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो शायद वो खुद ही सब कुछ समझ जाए। आई होप, लकी ने अपने आप को समझाते हुए कहा। लकी अपने कमरे में वापस आ गया था। यहां पर गर्वित, अमृत और प्रीतम को इस बारे में पहले ही खबर लग चुकी थी। उन सभी ने लकी को यही कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सब लोग हमेशा उसके साथ खड़े हैं। थैंक्स भाई, तुम लोग हो तो टेंशन की कोई बात नहीं रहती मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करूं यार। लकी अभी कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही वो पलंग पर आकर लेट गया। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी और इस वक्त सिर्फ सोने के अलावा और कुछ उसे सूझ नहीं रहा था। अगले दिन जब लकी की आंखें खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 10:30 हो चुके थे। अचानक से उसका फोन बजा। उसने चमकती हुई आंखों से देखा तो ये उसकी चीयर लीडर भूमिका का फोन था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से बरसते हुए भूमिका की आवाज आई, लकी, तूने मेरा फोन इतनी देर से क्यों उठाया बे? मैं तुम्हें यह बताना चाह रही थी कि आज मेरी बहन फ्री है और मैंने पहले ही उसके साथ तुम्हारी आज की डेट फिक्स कर दी है। आज तुम उसी के साथ लंच करने वाले हो, इसलिए अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर चुपचाप आ जाना। भूमिका, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं आज कहीं नहीं जाना चाहता, मूड ऑफ है मेरा। लकी के साथ जो कुछ कल हुआ था उसके बाद आज उसका मन कहीं भी जाने को नहीं कर रहा था। देखो लकी, अगर तुम नहीं गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? मैंने पहले ही उसे हाँ कर दिया है, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा, भूमिका ने उससे कहा और बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया। अब इधर लकी भी फिर से दुविधा में पड़ गया था। आखिरी बार उसने भूमिका को इस बात का प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बहन की पूरी मदद करेगा। लकी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। भले ही उसके ऊपर कॉलेज ने और डिंपल ने मिलकर 20 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन वो इस बात को तो जानता था कि वो चोर नहीं था। इसलिए लकी अपना वादा पूरा करने के लिए बिस्तर से उठा और तैयार होने की थोड़ी ही देर बाद वो यास्मीन के साथ लंच करने के लिए बाहर निकल आया। यास्मीन और भूमिका एक बड़ी सी छतरी के नीचे बैठकर नींबू पानी पी रहे थे।
भूमिका ने बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया था। क्या लकी आज नहीं आना चाहता? यास्मिन ने परेशान होते हुए कहा। अरे तुम चिंता छोड़ो यार, उसके मामले में टेंशन फ्री रहो बहन, वो जरूर आएगा। अगर वो आज नहीं आया ना तो देखना मैं कॉलेज जाकर कल उसका क्या हाल करती हूं। भूमिका को इस बात का पूरा विश्वास था कि लकी उसके कहे को कभी टाल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर यास्मिन की परेशानी थोड़ी दूर हो गई। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया और फिर भूमिका की ओर देखने लगी। भूमिका जिस तरह से लकी के बारे में बात कर रही थी, उससे यास्मिन को तो यही लग रहा था कि उसके बारे में वो ठीक से जानती ही नहीं थी। इधर लकी भी राधिका के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अब वो मजबूरी में फंस गया था। उसे इस बात का मलाल था कि उसने राधिका को उस विला की चाबी नहीं दी थी जिसे उसने उसके लिए खरीदा था। कल के हादसे के बाद अगर फिर से ज्योति उसे परेशान करती, इसलिए लकी का मन राधिका से मिलने का कर रहा था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी यास्मिन से मिलने जाना पड़ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो वक्त रहते राधिका से अपने रिश्ते सुधार लेता, या फिर राधिका उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती, छोड़ देती उसे? क्या वो यास्मिन से मिलने जाने वाला था, या फिर कोई बहाना देकर वो इससे पिंड छुड़ाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए